इधर आ जाओ और मैं तुम्हारे पीछे बैठे आज मेरा काम किया है आज का Animal husbandry, that means पशु पालन. So there are different branches. तो एनिमल में हम पाउल्ट्री फार्मिंग भी खोल सकते हैं या कैटल फार्मिंग हो सकते हैं. कैटल में भी कई तरीके से होते हैं कि या तो फार्मिंग एनिमल्स हैं और कुछ ऐसे होते हैं डेयरी एनिमल्स. फार्मिंग में कौन कौन से आएंगे, जैसे ऑक्स आ गया या ऐसी कोई चीज़ बफेलो जिसको तुम खेतों में काम ले सकते हो, लेबर का जॉब. और काऊ हो गया तो डेयरी एनिमल्स हैं. तो कई पर्पज़ हो सकते हैं. और कुछ लोग इसके अलावा भी फ्लैश और मीट के लिए भी करते हैं. तो वो जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है. दूसरे कंट्रीज़ में तो जो बफेलो है, ऑक्स है, उनका मीट तो जायज़ माना जाता है. तो बट इंडिया में क्या है कि इस तरीके के बीफ और ये सब बैन है. तो यहाँ पर इस चीज़ का नहीं है. लेकिन और दूसरे कंट्रीज़ में फ्लैश के लिए भी एनिमल हस्बेंड्री की जाती है. यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग दो तरीके से हो सकती है. या तो एग के लिए, एक लेयर्स के लिए होता है, और दूसरा किसके लिए, ब्रॉयलर्स. ब्रॉयलर्स का क्या मतलब है, मीट के लिए. मीट के लिए है जैसे चिकन जो लोग खाएं तो ब्रॉयलर्स, और दूसरा है एग के लिए. इसके अलावा फिशरीज होती है. तो फिशरीज में क्या है कि आप उसको भी एक तरीके से अच्छा प्रोटीन का सोर्स मान सकते हैं. फिश इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो भारत में जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फिशरी से अच्छी पूरी हो जाती है. इसके अलावा ये हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों को बहुत सारा रोज़गार भी देता है. फिश को ड्राई करके भी, पैकेजिंग करके लोग घर में ही ड्राई करके ऐसे ही पैकेजिंग करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से भी फिशरी है. हनी भी क्या है, हनी के लिए हम करते हैं, और वैक्स के लिए, हनी वैक्स के लिए भी उसका उत्पादन किया जा सकता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ इसमें कवर की जाएंगी. अब देखें, the branch of agriculture that deals with feeding, caring and breeding of domestic animal. The branch of agriculture. कनिष्का ये सेंटेंस सही है कि नहीं सही है? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कह रहा है. No, sir. करेक्ट. जैसे इन्होंने कहा एग्री का मतलब सॉइल. तो सॉइल पे कोई भी चीज अगर हम पालें या करें तो उसे एग्री कहते हैं. तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर नहीं एनिमल हस्बेंड्री आती है. तो हमें फिर सभी चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर हमें एटिमोलॉजी नहीं पता होगी तो फिर हम भी ऐसी बेसिक गलतियां करेंगे. सो लेट अस सी. व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस जिसमें हम ये सब करते हैं. ना
देखिए agriculture and other forms of culture. देखो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद, जो क्या क्या करें, दैट डील्स विद फीडिंग, केयरिंग, हम उनकी देखभाल करें, एंड ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग। अगर हम इन सबको कंबाइनली बोले तो रियरिंग कहा जाता है, रियरिंग कंबाइंस ऑल, ठीक है। सो रियरिंग ऑल टुगेदर इज कॉल्ड, सर हो गया फीडिंग के बाद ब्रीडिंग, केयरिंग। उनको हम केयर करें तो अल्टीमेटली हम रियरिंग कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। Now, husbandry means to use a resource carefully and without waste. तो husbanding क्या होता है? That is anything using with care and without wasting. तो अब हम यहाँ पर कई चीजें हैं, एक वर्ड यहाँ एग्रीकल्चर भी आ गया और एक हस्बेंड्री भी आ गया। Means to use a resource carefully and without waste. Now, agriculture का क्या मतलब है? That is agri plus culture. That is production from soil. तो अगर कोई चीज़ सॉइल से प्रोड्यूस होती है तो उसको कहेंगे। तो इसमें भी हम अगर एनिमल्स रखेंगे तो वो कोई चीज़ जो सॉइल से निकल रही उसी को वो खाएंगे, तो ये एग्रीकल्चर में आ जाएगा। कल्चर का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फ्रॉम सॉइल। इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो होगी कि कल्टीवेशन, कल्चर से कल्टीवेशन बनाए, तो क्रॉप कल्चर, एंड साथ में एनिमल हस्बेंड्री, दोनों चीजें। दैट इज क्रॉप कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंड इज विटीकल्चर। क्या होगा? अंगूर की खेती। ठीक है। सो विटी मतलब इट इज प्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेटिंग ग्रेप्स। Now sericulture और हॉर्टिकल्चर क्या है? फ्रूट्स का होता है सर। हॉर्टिकल्चर। सर सैरी किसका होता है? सेरी इज दैट इज सिल्कवॉर्म, कल्चरिंग सिल्कवॉर्म। मलबरी लीव्स होती है, शहतूत की पत्तियां, तो उसमें प्यूपा है, अभी आगे आएगा तुम दिखा देंगे, तो प्यूपा है, उससे फिर बनाया जाता है सिल्कवॉर्म। तो उसमें मलबरी के कुछ कीड़े होते हैं,
तो वो सिल्क वॉर्म्स है, उनका नाम ही है सिल्क बनाते हैं। तो उनके ऊपर का जो खोल होता है एग के शेल के ऊपर जो धागा है उसको हम पा लेते हैं, और अंदर के जो प्यूपा है उसको हम मार देते हैं बॉइलिंग वाटर में डाल के, तो हमें धागा धागा उसको मिल बिना जाता है। मारे भी तो निकाल सकते हैं। बिना मारे तो नहीं निकाल सकते, और उनका हम करेंगे क्या, दैट इज कल्चरिंग ग्रेप्स और सेरीकल्चर, कल्चरिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। वो हम दिखाएंगे क्या प्रोसेस है। हॉर्टिकल्चर क्या है, दैट इज ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। नमन, इससी कल्चर क्या है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ या ब्रीडिंग फिश। फिश के जो छोटे छोटे एग्स होते हैं तो उसको फिश सीड्स कहते हैं, उसको डालकर हम फिशिकल्चर कर सकते हैं। एपीकल्चर क्या होगा, सर हनी का कौन सा होता है? यही है, दैट इज बी कीपिंग। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। अब देखिए, सर बताइए क्या कॉफी का- करेंगे? सर कॉफी का भी कुछ होता है क्या? कॉफी का कॉफी, चाय पत्ती। देख लेंगे ना। एग्री का मतलब सॉइल है, दिस इज सॉइल। ठीक है, सबके कुछ ना कुछ एटिमोलॉजी है, आगे चलने पे देखा जाएगा सबके क्या मीनिंग है। अब जो एनिमल हस्बेंड्री रिक्वायर्स प्लानिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर देयर शेल्टर, ब्रीडिंग, हेल्थ, डिसीज कंट्रोल एंड प्रॉपर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन। अगर आपने रखा हुआ है गाय तो उसका यूटिलाइजेशन आपको करना, गाय है या बैल है तो उसको अल्टीमेटली उससे बेनिफिट आना चाहिए, वो महंगा ना पड़े, उससे जो बेनिफिट है उसका एक पार्ट उसके रियरिंग में जाए, उससे आपको फायदा होना चाहिए। सो इट रिक्वायर्स, इट इंक्लूड्स, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूडेड है, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स शेल्टर, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धूप में नहीं छोड़ सकते हो जानवरों को, क्योंकि उससे उत्पादन क्षमता उनकी कम हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, और उनको वैक्सीनेशन भी देना है। सो प्रॉपर शेल्टर, ब्रीडिंग, सही तरीके से ब्रीडिंग करना है जिससे तुम्हारे घर में जानवर बढ़ते ही रहे, खरीदने ना पड़े। ब्रीडिंग, हेल्थ, डिसीज कंट्रोल, तुमको पता होना चाहिए कि इसको बीमारी हो गई है, डिसीज कंट्रोल। इसके अलावा एंड प्रॉपर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन। अगर जिंदा जानवर है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इवन मरे हुए जानवर को भी बेचा जाता है क्योंकि स्किन के लिए यूज होता है और किसी न किसी और काम के लिए यूज किया जाता पर लुम्पी डिजीज की वैक्सीनेशन आई थी। है। किसकी? लुम्पी लुम्पी गायों में होती थी। होगी जरूर, उसको भी हम देख लेंगे, आपको जानकारी बहुत अच्छी है। अभी वो चंदन ने बता भी दिया कि उसकी वैक्सीनेशन का क्या नाम है, क्या होगा कोई डॉक्टर, चंदन को ज्यादा आइडिया है इन सब चीजों का ना है। इनका गाय भैंस है। यस सर, सर पैसा जल्दी से जाता। चलो तो कैटल, अब हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री में क्या चीज हो सकती, कैटल फार्मिंग। जैसा आपकी पहली हेडिंग है तो कैटल फार्मिंग। वैसे एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी चीजें और दूसरे जानवर की भी फार्मिंग, पाउल्ट्री भी है, इट इंक्लूड्स कैटल फार्मिंग हो सकता है। कैटल फार्मिंग में भी मवेशी पालन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। मवेशी कहते हो ना कैटल को, जानवर को जो चार पैर से चलते हैं, जैसे क्वाड्रूपोडा, जो चार पैर से चलते हैं उन्हें क्वाड्रूपोडा कहते हो ना। हम लोग बाइपोडा हैं, ट्राइपोडा कौन है ये जानते हैं। दैट इज हमें इतना नहीं पता। तो दैट इज मवेशी पालन। ये देखो कैटल फार्मिंग हमने देखा है, कुत्ते को 3 पैर से, एक पैर में चोट लगी। यस सर, वो तो लगा Now, so it is done for 2 purpose.
ट्राइपोडा, ट्राइपॉड। ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड तो 9th में पढ़ ही चुके हो, उसी से ट्राइपोडा। सुन लीजिए, तो कैटल फार्मिंग इज डन फॉर 2 पर्पसेस, दैट इज डेयरी एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स। व्हाट डज इट मीन बाय ड्रॉट एनिमल्स? एग्रीकल्चर। So it is done for 2 purpose. That is dairy animals और दूसरा है draught animals. Okay. ड्रॉट की क्या मीनिंग है देखनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर वर्क है। अच्छा अच्छा। What is the meaning of drought labor? Cattle due to heavy loads of work, so carry loads. Etymology of drought. ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। यही है। इट इज फ्रॉम ड्रैगन विच मीन्स टू ड्रॉ, जो ड्रॉ करने के लिए, कुछ खींचने के लिए यूज हो, उसे ड्रॉट एनिमल्स। तो लेबर वर्क टू ड्रॉ, ड्रॉट से क्या आया है? टू ड्रॉ, ऐसा है। एटिमोलॉजी ऑफ विटिकल्चर। तो सॉइल का हमने देख लिया। विटीज, ये वाइन जो शराब के लिए हो। विटी का क्या मतलब है? वाइन के लिए। एटिमोलॉजी ऑफ हस्बेंड्री। अंगूर की शराब तो होती है ना? यस सर, अंगूर की ही होती है। हाँ, तो दैट इज नॉन एल्कोहलिक वाइन। सो हस्बेंड्री, हस्बेंड्री हैज केम फ्रॉम हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब फार्मिंग, है? जो मतलब खेती में उपयुक्त हो। तो इसलिए हस्बैंड मीन्स फार्मिंग। ऑर्डर करने वाली। वैसे इन्होंने कहा हस्बैंड का मतलब फार्मर है, और लेकिन ये एनिमल हस्बेंडिंग यानी फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो आज जैसे कहते नहीं, माई हस्बैंड इज ए फार्मर, तो मेरा किसान एक किसान है। मेरा किसान नाउ अब जरा देखें, ये तो विटिकल्चर हो गया। सेरिकल्चर एटिमोलॉजी। चलो सरी तो सैरी में हमने क्या देखा? सिल्क। तो इसमें बताया है सेरिकॉस से आया है, जिसका मतलब ही होता है सिल्क। तो सेरिकॉस या सेरिकम, इसका मतलब सिल्क है, बट ये ग्रीक में सिल्क है। ग्रीक वाला सेरिकॉस। हॉर्टिकल्चर एटिमोलॉजी। So that is hotras, that means जो गार्डन में उगाए जाए। ये किससे आया है? हॉट्रस। ये है सेरिकॉस सिल्क। हॉट्रस का मतलब होता है गार्डन। तो गार्डन में क्या क्या उगा सकते हैं बताओ? वेजिटेबल उगा सकते हो, फ्रूट्स उगा सकते हो, फ्लावर्स। तो इससे आया है हॉर्टिकल्चर।
एपीकल्चर एटिमोलॉजी, ये एपिकस से आया है। एपिकस हनी को कहते हैं। एपीज का मतलब बी। ओके, पिस्सी तो पिसेस है, पिसेस मछलियों को कहते हैं। तो ये देखो पिसेस लिखा भी है, लिखा नहीं है पिस्सी कल्चर। मछली जहाँ रखी रहेगी वहाँ पिसेस लिखा रहेगा। तो अब देखिए इनमें क्या हो सकता है कि डेयरी एनिमल्स आर यूज्ड टू गेट मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी एनिमल्स आर reared टू, बात नहीं करो, टू गेट मिल्क from milk. Other milk products can be made in at factory level. From milk, other dairy products are produced. मिल्क पाउडर भी बनाया जा सकता है। डेयरी के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। तो अहमदाबाद में हेडक्वार्टर से अमूल के। हाँ? तो इस तरीके से अब फार्म लेबर है, जैसे आपने देखा, तो उसमें हम उसको किस तरीके से ड्रॉट लेबर को हम यूज कर सकते हैं टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग के लिए। ये तो डेयरी एनिमल्स है। और ड्रॉट एनिमल्स, टिलिंग का मतलब समझते हो दिव्या? लेवल को इक्वल करना। हाँ, टिलिंग यानी जमीन को अलटना पलटना, नीचे की मिट्टी ऊपर ऊपर की, टिलिंग के लिए। हाँ हाँ, तो टिलिंग और इरिगेशन। इरिगेशन में तुमने कोल्हू का बैल देखा कि बैल घूमते रहते हैं तो रहट चलता रहता है, पानी घूमता रहेगा। तो इस तरीके से उससे हम पानी भी निकलवा सकते हैं कुएं से। और इसके अलावा हम इसको कार्ट लेबर के लिए भी कुछ चीज़ों को खींचना, कार्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन जो कार्ट नहीं होती है, उसको कार्ट का मतलब ही कि कोई चीज़ खींच के ले जाना, कार्टिंग। बुलक कार्ट, बुलक अगर किसी चीज़ को ले जाए, बैल गाड़ी, तो गाड़ी को कार्ट कहते हैं। नाउ इसको हम कार्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड कार्टिंग, जैसे उसमें भी लिखा रहता है अमेजन में कि कार्ट है, तो कार्ट का मतलब बास्केट, तो बास्केट को ले जाने को कार्टिंग कहेंगे। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। ऐसा होता है कि जब भी किसी गाय का बछड़ा होएगा तो 1.5 साल तक वो दूध देती है। जैसे हर एक का अपना अपना लैक्टेशन पीरियड है। 9 मंथ्स का बकरी का होता है और गाय का 1.5 साल का। फिर 1.5 साल के बाद फिर उसको आपको फिर से प्रेग्नेंट करके उसकी काफिंग करनी पड़ेगी। तो फिर से उसमें अगर ब्रीडिंग नहीं कराओगे तो फिर क्या करोगे, बार बार फिर। लेकिन लोग उस बछड़े को मार देंगे या कहीं ना कुछ कर देते हैं, सोचते हैं बछड़े को दूध ना पिलाना पड़े। तो अगर वो फीमेल वो बछिया है तो रख लेंगे, अदरवाइज उसको फिर इधर उधर डिस्पोज कर। ऐसा होता है कि नहीं? तो बछड़े की इज्जत नहीं है। इज्जत है, जिसका खेत होगा इज्जत है। एक्चुअली लोग इकोनॉमिकल ज़्यादा हो गए हैं। गांव में तो कुछ ना कुछ खिला पिला के खेती का यूज़ कर लेंगे, लेकिन शहर के लोग तो इसे प्योरली इकोनॉमिकल पर्पस के लिए देखते हैं ना, इसका क्या करेंगे, बेचेंगे, रखेंगे। तो इसलिए तो अब देखिए मिल्क व्हाट फैक्टर डज द डेयरी एनिमल्स, जो है डेयरी एनिमल का जो कॉस्ट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसका लैक्टेशन पीरियड और अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। मिल्क को क्या कहते हैं? लैक्टिक। तो मतलब अमाउंट ऑफ मिल्क इट गिव्स। इसके अलावा ब्रीडिंग के लिए अगर हमको सही तरीके का ऑक्स मिलेगा, ऑक्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं, आदमी के डबल साइज के, 1.5 करोड़ तक के भी ऑक्स आते हैं। इट इज सो कॉस्टली। तो आप देख लीजिए कि हमें सही ऑक्स भी चाहिए। अगर अच्छी ब्रीडिंग कराई जाए तो फिर अच्छी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि सिंधी काऊ है, यहाँ की देसी काऊ, उसको जल्दी बीमारी नहीं होती, और उसको मैं स्विस काऊ के साथ ब्रीडिंग करा दूँ तो स्विस काऊ बहुत दूध देती है, तो दोनों के ही गुण, वो हाइब्रिड काऊ होगी, तो दोनों के ही गुण उस नए बच्चे में आएंगे, उससे जो काऊ होगी तो वो दूध भी ज़्यादा देगी और बीमार भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि सही अगर ब्रीडिंग हो जाएगी then it will give us lot of
इकोनॉमिकल बेनिफिट। देखो नाउ सर आज आपने किसको वोट किया? बीजेपी। कॉस्टली ऑक्स, ये देखिए फ्री से ज्यादा कुछ नहीं होता है, पैसे की किसको जरूरत है? पैसे की जरूरत है सबको। सर वोट की जरूरत नहीं है, चलिए पैसे पे जाओ। कॉस्टली ऑक्स, ये देखो अब इसमें यहाँ पर लिखे हैं 50 लाख रुपए कमा के दे रही ने है। जब पहली कार बनाई थी तो ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन लग्जरी कार या कहिए सुपर कार कहेंगे पुल युवराज। ये युवराज है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा, जहाँ की मिट्टी हर में साल 50 लाख रुपए कमा के दे रहा है। उसी मिट्टी में पैदा हुआ है एक ऐसा स्टार जिसके चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। तो आइए मिलिए युवराज जी 13 करोड़ रुपए का बिक रहा था, लेकिन मालिक नहीं क्योंकि है। इनकी कीमत करनाल के एक शो में लगभग 9 करोड़ तक लगी 9 करोड़ वाले। और युवराज के ओनर करणवीर जी युवराज को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ये तो तुमने भैंसा देखा, करीब 5 फुट 9 इंच ऊंची, ये काफी खाना खा जाता है दिन में ही बहुत वजन है ज्यादा। करीब 1500 किलो, यानी एक हैचबैक कार जितना। अपनी ब्रीड के ये इसका 3 एवरेज बुल्स के ये देखो, या कहिए इसका 75 एक बार का केजी जो- वेट वाले 20 लोगों से भी ज्यादा भारी। इसका एक बार का जो स्पर्म होता है ना, लोग ले जाते हैं, बोतल भर के बिकता है, तो वो उसी की कीमत 10,000 20,000। उससे कई काउस को एक साथ प्रेग्नेंट किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। तो इसी सी है कीमत, जो जितना अच्छा वो होगा ऑक्स, हाँ, तो उसी से सारी कीमत है। ये देख लो ऐसी काउ, ये कैसा बुल है, तो जैसा बुल होगा उसकी वैसी कीमत होगी, कॉस्टली है। ठीक है, इनको बहुत चिकन अंडा और सब कुछ खिलाया जाता है। तो दीज आर, अब इसमें हम देख लेंगे स्विस काउ। ये बुल देखो, बुल नहीं है, ये बुलडोजर है, देखो है कि नहीं? दोस्तों हम सभी इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं, तो- जब ईद या बकरीद का वक्त आता है, बकरी के दाम तो आसमान छू और उनके शौक और कोई ना कोई खबर ऐसी होती है ऐसे बुल को शराब भी पिलाई को जाती है, फटाफट लाइक कर बहुत कुछ खिलाते हैं, खाना बचाइए। बैल का नाम है बागमेर। ये देखो। बुल पाकिस्तान में बादशाह के नाम से मशहूर है। बादशाह। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इसे बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सीवी के परेड में पहले स्थान प्राप्त किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सीवी मेला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगाया जाता है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लोग अपने अपने जानवरों इतना बताया गया है, आप लोग ये तो जान लिए कि अलग अलग तरीके का ऑक्स है। साथ ही बहुत सारे खाता है। अब देखो, हम लोग एक देखते हैं स्विस काउ। स्विस काउ कैसी होती है? स्विस काउ, हाँ बिल्कुल सही, वो ध्यान ही नहीं रहा, सुबह तक भी ध्यान था मुझे। तो ये देखो स्विस काउ की परेड हो रही They're है। going to show you the most renowned cavalry in Switzerland. This is very close to Gouverneur, Swiss a cavalry. beautiful village in Switzerland that you might know. But we're here Switzerland to की share होती this होगी और ये experience with you, खूब what to see, what to do, what to eat during that great event. Exactly what it sounds like. They come and it starts to cool down. And the cows are led by their farmers, wearing सो traditional. इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि डेयरी एनिमल्स को टिलिंग के लिए यूज किया जाता है, और जो कि सुन लीजिए, ड्रॉट एनिमल्स को किसके लिए? टिलिंग के लिए या फार्मिंग वर्क। इट इज यूज फॉर फार्मिंग वर्क। अगर ये सब ना लिखे तो किसके लिए है? ये फार्मिंग वर्क एंड लेबर, इन सब के लिए यूज किया जाता है। अब ये देखिए कि मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, कि कितने दिन तक वो दूध देगी। तो मिल्क प्रोडक्शन
depends on duration of lactation period और साथ में अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा अगर हम क्या करें, बात नहीं करूं, एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड व्हाइल लोकल ब्रीड्स आर सेलेक्टेड फॉर एग्जिस्टेंस टू रेजिस्टेंस। तो अगर बाहर का कोई यहाँ पर लाओगे तो उसकी ज़्यादा देखभाल करनी होगी। तो जब शुरू में ये बाहर के डॉग्स भी आए थे तो वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में रह नहीं पाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखते हो कि कई तरीके के जो डॉग्स हैं वो यहाँ रहने लगे हैं, उनको वैसा इंजेक्शन दिया जाता है, कुछ ना कुछ दिया जाता है और फिर वो अडॉप्ट हो गए। सर बाहर की काऊ इंडिया में लाएंगे कैसे दूसरी कंट्री से? हाँ एरोप्लेन में? हाँ आ जाते हैं, चीते भी तो ऐसे लाए गए थे। हाँ। तो इट ऑल डिपेंड्स। सो एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स आर सेलेक्टेड। एक्सोटिक और इंडिजीनियस का क्या मतलब है? यानी जो फॉरेन ब्रीड्स है उनको एक्सोटिक कहेंगे और इंडिजिनस जिस देश के हो उसी में। इंडिजिनस का मतलब इंडिया नहीं है, तुम जहां के हो वहीं का हो तो उसको कहते हैं इंडिजिनस। तो एक्सोटिक या फॉरेन breeds are selected for long lactation period and दूसरा क्या है, that is good amount of milk, ठीक है, amount of milk। जहाँ यहाँ की गाय 1 बकेट दूध देगी वहाँ ज्यादा दे देगी। So that is, जबकि लोकल ब्रीड्स या इंडिजिनस लोकल भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रीड्स आर सेलेक्टेड फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, उन्हें बीमारी नहीं होगी। इन दोनों का नाम लिखें। इसका एग्जांपल कौन है? जैसे स्विस काउ हो गया और ब्राउन स्विस, जर्सी स्विस दो हैं। जर्सी ऑस्ट्रेलिया में होती है, जर्सी काउ और स्विस, ये दो हैं। ब्राउन स्विस लिखा है, ब्राउन स्विस लिखो पूरा। जबकि इसमें कौन है? सिंधी, रेड सिंधी है, देखो रेड सिंधी साहिवाल, नाउ इफ एक्सोटिक काउ इज, ये कह सकते हैं कि इंडिजिनस ब्रीड्स, जो भी है, ब्रीड का मतलब प्रजाति, जैसे कुत्तों में अलग अलग ब्रीड होती है, हम लोगों में भी नीग्रो होती है, कहीं चाइनीज ब्रीड है, एक तरीके से है अलग अलग। अगर हम उसे प्रजाति माने तो, ऐसे तो ह्यूमन मानते हैं, ह्यूमन में ऐसे कोई ब्रीड नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी सबके जीन अलग अलग है, इससे सबका जो फिनोटाइप है, बाहरी फेस अलग अलग होता है। तो इफ लोकल या इंडिजिनस ब्रीड इज फर्टिलाइज्ड विद एक्सोटिक ब्रीड, देन सच जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे या द फोर्थ कमिंग जनरेशन विल बी having good lactation period along with the resistance, the both of the feature will be there, hybrid. So if local cows are fertilized with exotic ox, उनके साथ किया जाए, then ऑक्सन लिख दीजिए, then their forthcoming generation have long lactation period and
डिसीज रेजिस्टेंट एंड सच, जो भी होगा जनरेशन आर हाइब्रिड जनरेशन। सर हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? आर हाइब्रिड जनरेशन। हाइब्रिड का मतलब संकर प्रजाति। जैसे मान लीजिए एक ऐसा खेत है जिसमें सारे सफेद मटर के फूल हैं, पी प्लांट्स, और दूसरा ऐसा खेत है जिसमें सभी पिंक कलर के हों। उन दोनों का अगर कर दिया जाए आपस में, एक का स्टेमन लिया जाए और एक का कार्पेल लिया जाए, तो उसका जो पॉलन ग्रेन उसमें गिरेगा, उससे जो न्यू फ्लावर्स आएंगे वो दोनों की प्रॉपर्टी रखेंगे। वो बिल्कुल रेड भी नहीं होंगे और बिल्कुल वाइट नहीं होंगे, पिंक कलर के होंगे, बीच के कलर, उसको कहेंगे हाइब्रिड। यानी दोनों ही चीजें मिले। समझ में आ गई बात कि नहीं? हाइब्रिड का मतलब है कि दो प्योर ब्रेड लोग चीजों को अगर हम एक साथ क्या कर दें, फर्टिलाइज कर दें या मेटिंग करा दें ऑक्स की बुल इससे काऊ से, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो न्यू जनरेशन होगी क्या उसमें दोनों के फीचर होंगे, वो हाइब्रिड होगा। सो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इफ टू प्योर ब्रेड एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज आर क्रॉस ब्रेड। क्रॉस ब्रेड का मतलब है कि इसमें का कुछ, चाहे ओवम लो, एनिमल्स और ऑक्स में स्पर्म होगा और काऊ में ओवम होगा, और अगर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दी जाए, देन इट इज द न्यू कमिंग चाइल्ड या ऑफ स्प्रिंग हैज द फीचर्स ऑफ बोथ एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये फूलों में भी होता है। एक ऐसा पपीते का पेड़ है जिसके अंदर दाने ही नहीं है, उसके बीज नहीं है, और दूसरा ऐसा है कि खूब मीठा है लेकिन उसमें बहुत सारे दाने हैं। अगर उन दोनों में एक का तुम स्टेमन ले लो पॉलन और दूसरे का दैट इज कार्पेल ले लो, तो इसका जब उसमें गिरेगा पॉलन ग्रेन, तो उससे जो फर्टिलाइज होगा पपीता वो मीठा भी होगा और उसमें क्या होगा, दाने भी नहीं होंगे। कीमत भी बहुत होगी ना। हाँ, तो हम इसको जेनेटिक्स कहते हैं। जब आप जाओगे 11th में तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप जेनेटिक्स लेना चाहते हो कि नहीं, दैट इज इसको कहते हैं बायोटेक। तो बायोटेक वाले यही एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, इसको उसमें लगाओ उसमें लगाओ, और उससे अगर एक भी सक्सेसफुल हो गया तो कमाई। वैसे तो 40,000 रुपए की फ्लैट नौकरी है ही है। तो यहाँ आप समझ गए ना, इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? संकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? If two purebred ठीक है, animals of same species, if two purebred animals या plants भी लिख सकते हो, plants में भी होता है, of same species, सेम स्पीसीज हो बट डिफरेंट ब्रीड्स, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक अलग ब्रीडिंग हो, डिफरेंट ब्रीड। तो जाति से भी ऊपर होती है प्रजाति, उसको ब्रीड कहते हैं। जैसे कि लेब्राडोर हो गया या शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, उनकी अलग अलग ब्रीड बनी, रिट्रीवर होता। तो बट डिफरेंट ब्रीड आर क्रॉस ब्रेड, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग की जाए, देन क्या होगा, देन देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे या न्यू जनरेशन। ऑफस्प्रिंग का मतलब है न्यू जनरेशन, दैट इज ऑफस्प्रिंग विल हैव प्रॉपर्टी या फीचर ऑफ बोथ, This process is called hybridization and the new species is called hybrid species. This process is called hybridization. अभी आजकल देखो जितने पपाया उनमें दाने में नहीं होते हैं, सब वो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, किसी बायोटेक वाले ने ऐसा कर दिया होगा। It's called hybridization. And जो स्पीसीज है इज हाइब्रिड, जो भी यंग वन इज हाइब्रिड। देखिए, तो हम ऐसे केस में जो सहीवाल ये है,
सिंधी है या साहिवाल है, उनका हमें ब्राउन स्विस के साथ मेटिंग कराना चाहिए। इसके लिए आपको जो नीचे में आनंद मेडिकल है वहाँ सबके स्पर्म्स मिल जाएंगे, बकरी के भी मिल जाएंगे, सबके वो दे देता है। और अगर सही तरीके से इंजेक्शन लगाने वाला है तो इंजेक्ट कर देगा। और फिर अच्छा जो ओव्यूलेशन पीरियड होगा उस फीमेल का, चाहे काऊ हो या गोट हो, उसी समय स्पर्म को इंजेक्ट करना है यहाँ से लेकर, उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। अब आगे देखिए, now which method is commonly used for improving cattle breed and why? तो क्वेश्चन पूछा गया है, so the milk production of cattle can be is increased. Milk production of cattle can be increased by selective breeding. By selective breeding. तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करानी, ये नहीं कि गली के जो ऑक्स घूम रहे हैं उन्हीं के साथ ब्रीडिंग नहीं करानी, तो तुम्हारी फिर गाय इतनी महंगी खरीद के लाए हो, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराइए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नाउ दैट इज ब्रीडिंग विद बिटवीन लोकल ब्रीड एंड एक्सोटिक बुल। तो दो चीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रीडिंग सिंधी काऊ या रेड सिंधी काऊ विद स्विस काऊ, स्विस बुल, स्विस का बुल हो जाए, ठीक है। सो प्रोड्यूसेस सच ए काफ, प्रोड्यूसेस सच calf की desired result, इससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स जो लोकल काऊ है, तो बात नहीं करो, तुम क्या समझते हो कि बात करने से हमें कम डिस्टर्ब होगा। यहाँ थोड़ा सा करते हो तो वो जो अच्छे सेंटेंस बन रहे हैं वो आप तो उसकी जगह बोल नहीं रहे हो, या तो सेंटेंस बोल दो अगले अच्छे सेंटेंस क्या है, तो उसमें क्या है कि फिर वो फ्रेमिंग गड़बड़ हो जाती है। सो लोकल काउस, इसके आगे को सेंटेंस को कंप्लीट करो, दोनों वहीं सही है। Swiss cow low, breeding cow, Swiss cow local cow will not be suitable for देखो अब वो दोनों ही तेज बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे बोलने से वो भी डिस्टर्ब होते हैं। यही तो टॉपर हैं, फर्स्ट या सेकंड ही तो आते हैं, तो थोड़ा सा बोल देने से यहाँ हमारा भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है। लोकल काउस, गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। अगर आप अच्छा सुन रहे हो तो अच्छा लर्न अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जनरेटर चला गया। सो दैट इज लोकल काउस किसके लिए है? आर डिसीज रेजिस्टेंस। वो दोनों तो नहीं बात करती हैं, देखो दोनों तेज हैं, दोनों के भाई टॉपर थे। तो लोकल काउज आर, ये क्या है? डिसीज रेजिस्टेंट। वाइल्ड जो एक्सोटिक बुल्स आ रहे हैं, एक्सोटिक ब्रीड क्या है? वाइल्ड एक्सोटिक ब्रीड आर हैविंग लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। लॉन्ग लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब दूध, और अगर दूध थोड़ा खट्टा हो जाए तो दही बन जाता है, दही का नाम है लैक्टिक एसिड, तो उसी से बना है। तो गुड लैक्टेशन पीरियड,
तो अगर मैं ये कहूँ कि काउ इज लैक्टेटिंग, तो इसका मतलब है कि वो दूध दे रही है। एंड काउ इज नाउ हैड स्टॉप्ड लैक्टेटिंग, तो अब उसने दूध देना बंद कर दिया। तो लैक्टेशन का मतलब है दूध देना। अब बोथ आर द डिजायर्ड कैरेक्टर, क्या दोनों डिजायर्ड फीचर नहीं है? सो सच हाइब्रिडाइजेशन इज सक्सेसफुल। बोथ आर, आप तो अपने जानवरों में दोनों ही पाना चाहेंगे। बोथ आर डिजायर्ड, वैसे तो एग्रोनॉमिक फीचर है क्योंकि एग्रो का मतलब सॉइल है, लेकिन फिर भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स या फीचर्स ना, ठीक है। इसमें और क्या पूछा है, विच मेथड इज यूज्ड, तो इसके लिए क्या मेथड होगा? इन दिस द सीमन या स्पर्म ऑफ exotic bull is inserted by injection in vagina of local cow and it is known as artificial insemination। बात समझ में आ गई? तो देखो, in this method आपको ढूंढने नहीं जाना है कि हवाई जहाज में किसी स्विस बुल को बुला के ले आओ। उसकी कीमत क्यों थी उस महाराजा और युवराज की? क्योंकि उसका एक एक शीशी 10-10 हजार का बिक रहा है। तो इन दिस मेथड, और फिर वो डॉक्टर भी आएगा जो लगाने के लिए एक्सपर्ट, वो भी 1000-2000 लेगा, वो सारा है। इन दिस मेथड द स्पर्म ऑफ एक्सोटिक ब्रीड, ब्रीड का मतलब है बुल, इज inserted या injected into vagina of local cow and this method is called artificial insemination। जैसे एक नेचुरल इंसेमिनेशन होता है और हम यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF टेक्निक तो सुनी होगी, जिससे बच्चा पैदा होता है, तो वही चीज है। In local cows, this is called artificial insemination। That is, sperm is also known as semen। स्पर्म में जब न्यूट्रिशन मिल जाता है तब उसे क्या कहते हैं? That is semen। तो उसी को हमने डाल दिया, इंजेक्शन से डाला, इसलिए ये नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं हुआ। और अदरवाइज अगर कुत्ते और कुतिया दैट इज मेटिंग करें तो वो नेचुरल इंसेमिनेशन है, लेकिन हम इंजेक्शन से डालें तो आर्टिफिशियल हो गया ना। अगला देखिए, ये तो बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्विस वाला, तो सिंधी, ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे MCQ आते हैं। अगला देखिए, व्हाट आर द मेथड, हम कैसे केयर कर सकते हैं? What are the precautions used during rearing of animals? कोई भी अगर एनिमल है, so precautions या care during rearing। कौन से पेज पे? ऑफ ये दिया नहीं है लेकिन आता है क्वेश्चन। तो एनिमल्स के रियरिंग के लिए क्या क्या कर सकेंगे? द प्रॉपर शेल्टर इज टू बी देयर, इट शुड बी एयरी, स्पेसियस एंड वॉट एवर डंग्स आर क्रिएटेड, जो इनका गोबर है, इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली। तो कई मशीन ऐसी चली है, आपने देखा है मॉडर्न मेथड फॉर क्लीनिंग ये एनिमल्स हस्बेंड्री। तो आप मेथड देखो कि सब कुछ, वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, दूध भी दुआ जा रहा है और सफाई भी हो रही है, दैट इज कोई मैन पावर नहीं चाहिए। और अपने आप ही एनिमल हस्बेंड्री की रियरिंग देखिए, गायों की मालिश भी हो रही है। तो मॉडर्न मेथड यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, तो modern techniques in animal husbandry, so modern high tech, ये देखो
ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब में बहुत बड़े Cow बच्चे हैं। gestation length ranges from 279. Most calves will stand by themselves within the RM. 1. Select good calves right at 2. Get colostrum produced either by its mother or another cow before it is 6 hours old. And at least 4 litres in total within the first 12 at or bark at a minimum depth of 100 millimeters. There must be enough floor space for calves to be able to sit at least 1 square meter per calf. 4. Pen size is important. A is twice as deep as it is wide. To check for warmth, get down to ground level to see if there are इसमें दूध drafts. डाला जा रहा है। Slats or raised floors are often drafty and less suitable. Bedding should be straw, bark or shavings at least 150 millimeters deep and added. Sick plate with a slope of milk replacer. Follow the recommended basics. First 14 days, same person feed the calves each day by introducing proven brucidal milk. Quarantine many different can cause a huge number of bacterial इसमें तो दिखाया नहीं है, अगला देखते हैं। That is cleaning of animal husbandry. Cleaning of cattle farms. ये दिखा रहा है कि किस तरीके से इस मशीन को देखो, किस तरीके से सब काम होगा। It is not tedious, बड़े आराम से, बड़ी बड़ी मशीन है, वो इनका खाना भी बना देगी। Shop amazing. Shop on Maggio. सबको चारा भी दे देगी। गोबर की सब कई जो है मिक्सिंग कर रही है। पीछे से ये आगे बढ़ाती जाएगी और ये आगे भी बढ़ती जाएगी। पीछे कुछ नहीं लगा, ये मशीन है इनको जो घास दे देगी। ऐसा नहीं मुंह में तो नहीं लगेगा। ये देखो अब इससे कैसे क्लीनिंग हो रही है। जो बीच का स्पेस है ये लैक्टेशन करा देगी, आपको कहीं जाना नहीं है। पंप से सारा दूध हाइजीनिक तरीके से पहले सफाई करेगी और फिर उसके बाद सारा दूध इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो, तो अब फिर दूसरे के पास जाएगी पंप में। ये मशीन है, इससे इनका पाउडर क्लीन हो रहा है। तो वाटर नीचे से ड्रेन हो गया और ये मशीन आगे बढ़ती जा रही है, पाउडर कलेक्ट करते हैं। फिर गहलोत सरकार 2 रुपए में से खरीद देंगे राजस्थान वाले। 2 रुपए किलो में बिक रहा है, ये नया आता है चुनावी का। ये देखो तो इस तरीके से आपने देखा हर तरीके से यहाँ पर क्लीनिंग जो गई, गाँव का मसाज भी होता है, आपको देखा है। ये देखिए वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ केटल्स इन फार्म्स। तो ये ऐसे इन लोगों की वॉशिंग होगी, क्लीनिंग होगी, हर चीज होती है, ठीक है। दिस इज, ये देखो इनको मसाज भी दी जाती है। इन्हें जिसे आना होता है आके अपनी मसाज करा के ये चली जाती है। मशीन होगी। शानदार स्ट्रक्चर बनाया है, उसका आपको एक शानदार नमूना यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो पशुओं के खुर हैं उनके ऊपर कुछ भी लगा हुआ होता है तो वो सारा कुछ साफ हो जाता है। जब गर्मी में होता है देखकर लगा कि ये गाय के साथ अत्याचार कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो तो इस तरीके से आपने देखा क्लीनिंग भी होगी यहाँ पर, सब चीजें। डेयरी फार्मिंग, कनाडा भी इन्होंने तो पार्टनर खोल रखा है। सब क्लीन हो गए, ड्रेनेज हो जा रहा है, हाइजीनिक। अब ये देखो यहाँ पर इसमें खास नहीं, लेकिन आपको दिखा दिया है। तो उसे नहलाया जाता है, इसे वीडियो में होगा। ओके, तो इस तरीके से हमको इनका प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए। क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि दैट इज एयरी शेल्टर, ऐसा नहीं हो कि पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस, यहाँ की बुक में पॉइंट वाइज दिया हुआ है। सो पहली चीज है कि प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, शेल्टर क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि काऊ डंग पड़ा हुआ है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ शेल्टर्स शुड बी, शेल्टर ऐसा होना चाहिए स्पेसियस, एयरी स्लोपी भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि उसी में गाय पड़ी हुई है तो उसे बीमारी हो जाएगी। स्पेशियस, एयरी, स्लोपी, यस, एंड हैविंग शेड, धूप नहीं पड़नी चाहिए कि खुले में रख दिया, एंड तभी शेल्टर कहा जाएगा। हैविंग थिन शेड या और कोई शेड हो। दूसरी चीज, एनिमल्स रिक्वायर, अगर ब्रशिंग की क्यों जरूरत है बताओ एनिमल को? क्योंकि उनमें बीटल्स आ जाते हैं, खून चूसने वाले। तो वो सब क्या करते हैं, पशुओं का खून चूसते हैं, उनके बालों में रहते हैं। सो एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग एंड, ठीक है, टू रिमूव लूज हेयर, वरना वो दूध में गिर जाएंगे। सो एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव इंसेक्ट्स, उनमें जो इंसेक्ट्स होंगे या माइट्स होंगे या लीचेस होंगे जो खून चूसते हैं। सो इंसेक्ट्स, लीच, माइट्स, उनके लिए, ठीक है। एंड टू रिमूव लूज हेयर्स, जो उनके बाल हैं वो भी हटाने पड़ेंगे, तभी नए बाल आएंगे। इट शुड बी, जो शेल्टर शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड, हवादार होनी चाहिए। एयरी का मतलब ही होता है वेंटिलेशन। तीसरी चीज, जानवरों की कई तरीके की रिक्वायरमेंट होती हैं। एक तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तीसरी चीज, दैट इज एंड टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन इज गिवन, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन is given, ठीक है। एंड एनिमल्स आर टू बी इंस्पेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। अगर तुम बिल्कुल मैन फ्री कर रहे हो, ऑटोमेटेड है, तो ऐसे में तुमको इंस्पेक्शन करना होगा। जो रोज दूध देने लेने जाता है वो तो जान ही जाएगा, तो उसकी भी जरूरत है। इसके अलावा आपके दो तरीके के एनिमल हैं, एक डेयरी वाले हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। उनके दूध में तुम्हें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, तो उनको सरसों का खली खिलाओ जिसमें फैट हो, या उनको चना खिलाओ, चने का खली, चने का छिलका होता है ना, चना तो नहीं खिला सकते तो महंगा पड़ेगा, लेकिन चने का भूसा या छिलका होता है तो वो सब खिलाओ। तो दाल का छिलका, उन सब में प्रोटीन होता है। तो जो डेयरी एनिमल्स हैं रिक्वायर प्रोटीन डाइट्स, और जिसको फ्लैश चाहिए तो उसको अलग तरीके की डाइट चाहिए। तो अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उनकी कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कौन कौन सा है? तो एनिमल डाइट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें होंगी? रफेज, कंसंट्रेट्स, सो विच इज
which are low in fiber and contain high levels of protein. Includes roughage. roughage में क्या आएगा? भूसा, स्ट्रॉ। भूसा भी खाते हैं ना गाय लोग, तो रफेज जैसे हम लोग अगर पूरे हफ्ते खीरा खाएं तो क्या होगा? मर जाएंगे, क्योंकि खीरे से हमें एक भी कैलो है, हाँ, क्योंकि खीरे से हमें कुछ नहीं मिलता। इट ओनली क्लीन्स अवर दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारी आहार नाल को सिर्फ साफ करता है, अदरवाइज तो रफेज उनको भी चाहिए, गाय लोगों को भी। इसके अलावा कंसंट्रेट का क्या मतलब है? कंसंट्रेट का मतलब है हाई प्रोटीन डाइट, जो कि किसमें होगा? जैसे इसमें खली में होगा, तो वो सारे भी हम इन्हें देने, तो क्या देने चाहिए? दैट इज ऐसा कह सकते हैं कि खली दे दें, या फिर क्या दे दें? छिलके को क्या कहेंगे इंग्लिश में? पील बोलेंगे। और जैसे दाल का छिलका तो क्या कहेंगे? दैट इज मतलब इन सब के जो दालों के छिलके हैं ना, वो सब भी देने। तो खली तो आप समझते हो ना, जो तेल जिनसे निकाला जाता है, उन सबको देना चाहिए। और ये पल्स वेस्ट देना चाहिए, तो ग्राम इन सबको देना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? Some micronutrients are also added in it to promote the lactation. तो हम दूध तो एक कंप्लीट आहार है, मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट, तो उसमें बहुत सारे जब गाय को नहीं खिलाएंगे तो हमारे दूध में कहाँ से आएंगे? तो इसलिए उसमें हमें सब कुछ डालना होगा, उसी में ऐड करना चाहिए कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो काऊ के थ्रू नहीं जा सकते हैं। काऊ में अलग अलग तरीके की स्किन डिसीज भी हो सकती है, और अगर काऊ रेगुलर नॉर्मल पोस्चर नहीं कर रही है बियर और बैठ जा रही बार बार, तो उसको कई बार डायरिया हो सकता है। गंदा पानी पी लिया तो डायरिया हो रही, बैठ जा रही है, तो काऊ डंग ठीक नहीं क्वालिटी का है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसको चेकअप भी कराना चाहिए। उसको ज़्यादातर काउज में अगर आप देखोगे तो जैसे उसने आग लगाई थी एक जानवर में, तो क्या होगा कि उसके पेट में यूरिन भर जाता है, तो वो लोग एक जगह छेद करके यूरिन निकालते हैं, 2-2 बकेट यूरिन निकलता है, 3 बकेट, तो पूरी बॉडी में ये एक कॉमन डिसीज है। ऐसा भी हो सकता है फ्लू की डिसीज। अगर तुम्हारे बाहर की गाय है तो उन सब में तो क्या है कि अगर पेट में कहीं पर भी करोगे तो 50 किलो पॉलीथीन निकलेगा। वास्तव में ज़्यादातर गाय इसी से मर जाती हैं, क्योंकि बाहर हम जो पॉलीथीन फेंक रहे हैं वो इन सब जानवर लोगों को इनको सेंस नहीं है, वो खा लेते हैं उसके साथ साथ, और बाद में धीरे धीरे ये तो डाइजेस्ट होंगी नहीं, तो वो इकट्ठा होती जाएंगी, उन्हीं से वो सफोकेट होकर मर जाते हैं, उनका चोक हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये सब भी निकलता है। लेकिन हम जो पालते हैं उनमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फ्लूक की प्रॉब्लम होगी। जितने भी फ्लूक्स हैं, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो रिमूवल ऑफ फ्लूक्स दिखाऊं तो उसमें ऐसे कीड़े निकलेंगे, मनुष्यों में निकलते हैं कि कोई भी चीज़ है तो फ्लूक्स, तो रिमूवल ऑफ फ्लूक्स इन एनिमल्स में भी हमें ये काम करना चाहिए। देखो ये सारे फ्लूक्स इन्हीं जानवरों में पाए जाएंगे, चाहे वॉर्म्स होंगे। रिमूवल ऑफ फ्लूक्स इन एनिमल्स, ये देखो, तो अब आप देख लो इसी में। नमस्कार साथियों, आज आपके सामने पेश है एक बेहतरीन केस। गाय जिसने 8 दिन पहले बछड़ा जन्म दिया, पिछले 4 दिन से कुछ खा पी नहीं रही। लक्षण कुछ इस प्रकार थे: तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिल के धड़कन काफ़ी तेज, सांस लेने में तकलीफ, गोबर काफ़ी कम, बहुत जोर के। आज हम जानेंगे पेरिटोनाइटिस के बारे में। तो इसका मतलब ये बीमारी ऐसे तो नहीं निकलना चाहिए ना कोई चीज। पेरिटोनियम शरीर के अंदर जो परत है जो बाहर के किसी भी धक्के से अंदरूनी अंगों को बचाती है। पेरिटोनाइटिस के लक्षण जैसे मैंने पहले भी बताया कुछ इस प्रकार होते हैं। यह कंडीशन टॉक्सिमिया में बदली हो जाएगी। तो ये चीज है, कई बार है कि वेस्ट मटेरियल कहाँ दिखाया जाए। आप ये देखिए वॉर्म्स का कि फ्लू को कैसे रिमूवल किया जाए। तो इसमें यहाँ नहीं दिखाया, अगले में देखेंगे। ये देखो गाय के अंदर से कचरा निकल रहा है काऊ ऑपरेशन से। ये गाय से निकलना चाहिए भला, घास, पॉलीथीन, ये सब निकल रही, तो ऐसे में वो क्या करेगी है?
इसने खा लिया सारा, और किसी के भी बॉडी में होगा तो कितना बीमार हो जाएगा। इसको ठीक भी करना है, तो ऐसे दिखाया गया है कि देयर आर नंबर ऑफ वॉर्म्स रिमूवल इन कैटल्स। कई बार क्या होता है, वॉर्म्स भी हो जाते हैं बहुत तरीके के, तो कई तरीके के काउस में अगर ये निकालेंगे तो ये देखिए इसमें से वॉर्म्स निकल रहे हैं। ये तो ऐसे ही थोड़ा सा दिखा रहे हैं, तो किसी में बहुत ज्यादा भी निकलते हैं। तो ये देखो, ये है काऊ के अंदर, बताओ ये कुत्ता ही है, इसके अंदर अगर वॉर्म्स होंगे तो बीमार हो जाएगा, तो उसको हमें रिमूव करना चाहिए। ये देखो ऐसे दिखने से नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा आगे ऑपरेशन करेगा तो धीरे धीरे खुलने लगा, पाउडर डाला, अब देखो वॉर्म्स तुम्हें निकलते हुए दिख रहे हैं, झाँक रहे बाहर कि बाहर क्या चेंज चल रहा है। इनको बाहर आ जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे निकल के भागे। जब दवा डाली गई पूरा भरा हुआ है, जब ये निकाले जाएंगे आधा किलो निकले। तो जानवर बहुत तकलीफ से गुजरते हैं जो रोड साइड के हैं, अदरवाइज तो ये ओके। तो हमें इन सबसे बचाना है अपने जानवरों को। देयर आर सेवरल केसेस कि बहुत ज़्यादा वॉर्म्स हो, ह्यूमन में ही कितने ज़्यादा है, देखो पैर में कितने ज़्यादा है किसी के, क्या ये अच्छी बात है? पैर में वॉर्म्स, तो इन सबको रिमूवल करना चाहिए। These are कान में वॉर्म्स, कीड़े। अब देखो, तो हमें ये सारी डाइट देनी चाहिए। अब ये हो गया काऊ के बारे में, अब हम देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। तो मुर्गी पालन, दो तरीके से होता है पोल्ट्री फार्मिंग। सो अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल, और फॉल का मतलब पक्षी होता है, फ्लोरा और फाउना नहीं होता है। तो फाउना जो है फाउल से ही बना, पक्षी। तो दैट इज पोल्ट्री, या फिर ये कह सकते हैं पोल्ट्री इज रेज्ड टू। पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करेंगे? फार्मिंग इज डन फॉर एग्स, एग्स के लिए करेंगे, या फिर और फॉर चिकन या मीट। मीट, पोल्ट्री से चिकन नहीं मिलेगा आपको ना। तो इसमें दो तरीके के होंगे। It improved quality poultry breeds are developed and formed to produce layers and broilers. So layers lay eggs and broilers are raised for ये meat या chicken. Layers क्या करेंगे? दो तरीके का है। जो ले करे, अंडे को दे, उसको layers कहेंगे। So layers क्या करेगा? Lay eggs, while broilers, लेयर्स में ज्यादातर फीमेल मुर्गी होगी और ब्रॉयलर्स में मुर्गा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वाइल ब्रॉयलर्स आर रेज्ड या रियर्ड फॉर चिकन, इस तरीके से है। अब इनमें हम लेयर्स के अच्छे एग्जांपल्स क्या हैं? द क्रॉस ब्रीडिंग इज, हमारे यहाँ का जो लोकल काऊ है वो असील है और एक्सोटिक में लेग हॉर्न है। तो लोकल ब्रीड क्या है? जैसे मुर्गों को लड़ाया नहीं जाता है, लोकल ब्रीड तो असील है और उसमें पैसे भी लगते हैं। और एक्सोटिक ब्रीड दैट इज लेग हॉर्न
मुर्गे भी बहुत अच्छे अच्छे और महंगे महंगे मिलते हैं। इनमें क्या क्या डिजायरेबल ट्रेड्स चाहिए, तो हम इनको सिर्फ क्या खिला के बड़ा कर सकते हैं, कुछ ना हो मार्बल का चूरा खिलाओ, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वही एग में चाहिए, और कुछ ना कुछ जो सबसे घटिया प्रोटीन हो, दाल का सबसे खराब चीज और बढ़िया एग पाओ। सो एक ये तरीके की मुर्गी मशीन है जिसमें एक तरफ से खराब प्रोटीन डालो और अच्छी दूसरी तरफ से बढ़िया प्रोटीन। सो इट इज़ द चीप सोर्स। अगर तुम्हें प्रोटीन का चाहिए तो 4-4.5 रुपए का एग मिल जाता है, और वहीं पर अगर तुम प्रोटीन की बॉटल लेने जाओगे तो बहुत महंगी मिलती है। सो इंडिया में जो सस्ता या गरीबों का है अच्छा प्रोटीन का आहार वो एग है, वो लोग खाते हैं, तो और मुर्गी इसके लिए अच्छा साधन है। सो वी कैन से दैट, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही पूछा गया है जो मैं बता रहा हूँ। Now, so what are the desirable traits, the number and quality of chicks? The desirable traits are number and quality of chicks। तो जो उनके बच्चे हैं चूजे, वो चूजे ज्यादा से ज्यादा हों, और ड्रॉफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन। हमें अगर ब्रॉयलर चाहिए तो हम चाहेंगे 3 महीने में ब्रॉयलर तैयार हो जाए एक चूजे से, और हमें अगर लेयर्स चाहिए तो लेयर्स के लिए तो ड्रॉफ क्या डिजायरेबल ट्रेट्स कैरेक्टर्स लिख लो या फीचर्स। द डिजायरेबल फीचर्स आर नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। दूसरा क्या है, दैट इज ड्रॉफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अगर पेरेंट ही बौना है तो उसके बच्चे भी बौने होंगे, तो वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। तो ड्रॉफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल चिकन प्रोडक्शन या कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन, उसी से चिकन बन जाएगा कॉमर्शियल चिक। और क्या कहा गया है कि लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, सो द डिजायरेबल, ऐसा चाहिए कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़े, क्योंकि मुर्गियों का रोग तो इतना ज़्यादा है कि अगर एक मुर्गी मरी तो सारे का सारे को डंप करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोग बड़ी जल्दी फैलता है, सब एक साथ रहती हैं ग्रुप में। तो इसलिए हम चाहते हैं ऐसा हो कि ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। जो नोविस हैं, नौसिखिया पोल्ट्री फार्मर्स हैं, वो भी अपनी मुर्गियों को बचा ले जाएं। तो आप हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट चाहते हो कि दिन भर वहीं बैठे रहें, कि लो मेंटेनेंस? हम हर चीज़ का लो मेंटेनेंस चाहते हैं ना। जैसे आप कोई मशीन खरीदे, वॉशिंग मशीन, तो उससे पूछोगे कि इसकी मेंटेनेंस कितनी है, बोलेगा नील मेंटेनेंस। ये सही है। तो लो मेंटेनेंस चाहते हो कि नहीं? तो लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो चिक में ये ज़्यादा जरूरी है। और अगर एग लेइंग बर्ड्स हैं तो रिडक्शन इन साइज विद अवेलेबिलिटी ऑफ फाइब्रस शीट डाइट, तो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, ड्रॉफ तो चाहिए किसके लिए, ब्रॉयलर पेरेंट, और एग लेयर्स फॉर लेयर्स वी वांट दैट इज जल्दी अडल्ट हो जाए, बच्चे देने लग जाए, दैट इज उनका पीरियड ऑफ मेच्योरिटी कम होना चाहिए। रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग फॉर लेयर्स, रिडक्शन इन साइज, ज्यादा उन्हें क्यों खिलाई पड़े, जल्दी प्यूबर्टी आए, जल्दी बच्चे दे, नहीं, साइज एंड मोर फाइब्रस शीट डाइट विद मोर फाइब्रस मटेरियल खाएं और चीप सोर्स खाएं, सरसों की खली खाएं और अंडा दें। डाइट फार्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के पराली वराली जला रहे हैं वही सब खा पी लें, मतलब ऐसी चीज जो उनमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस भी हो। तो चीप डाइट। अब क्वेश्चन पूछा गया है
कि डिस्कस द implications of following statement. तो इस वक्तव्य का क्या आधार है? That is, it is interesting to note that poultry in India is the most efficient converter of low fiber food stuff, which is unfit for human consumption into high quality nutritious animal protein food. क्या ये बात सही है? इंडिया में लो फाइबर फ्रूट को, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम उसको हाई फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं. ऐसा हम पोल्ट्री के थ्रू करते हैं. सो पोल्ट्री बर्ड्स यूटिलाइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. पोल्ट्री बर्ड्स यूटिलाइज एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स. लिखो बाई प्रोडक्ट्स का मतलब जिसका कोई इस्तेमाल ह्यूमन के लिए ना होता हो, उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स. बाई प्रोडक्ट्स कुछ हम यूज बना रहे हैं और साथ ही साथ ये भी पैदा हो गया. अब हम सोचते हैं इसका क्या करें, तो चलो मुर्गियों को ही खिला दो. एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट को भी यूटिलाइज कर देती हैं. एंड और साथ में क्या देती हैं, ठीक है, विच आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. विच आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो नहीं लिए जा सकते. एंड इन रिटर्न दे गिव अस एग्स. इन पूरा क्वेश्चन ही लिखना है, बस बीच में लिख देना है दे ले एग्स, इतने में आंसर पूरा. इन रिटर्न दे गिव अस एग्स विच कंटेन्स एंड हाई क्वालिटी मीट. सिर्फ एग ही नहीं देती हैं, हाई क्वालिटी मीट. क्वालिटी आप देखो, जैसे एक वो आमिर खान की पिक्चर आई थी, तो उसमें वो अपनी पहलवान बिटिया को चिकन खिलाता था, तो हाई क्वालिटी प्रोटीन खिलाया कि नहीं उसने. तो हाई क्वालिटी प्रोटीन, ओके, विच सर्व्स source of animal protein, which is a cheap source of animal protein available to all. अगर हमें अब डिब्बों वाला नहीं लेना है तो ये तो सबसे सस्ता है. Which is a cheap source of animal protein. 4.5 रुपए में कहाँ तुमको और प्रोटीन मिल जाएगा. cheap source of protein available to all. Now, the two difference between layers and broilers, ये बहुत important है कि अंडे देने वाले और साथ में फ्लैश या जो ब्रॉयलर्स हैं जिनको हम चिकन के तौर पर यूज करते हैं, उनमें अंतर क्या है. So difference between layers और broilers. Layers किसके लिए हैं? These are egg layings managed for getting eggs. These are egg layings. Egg layers हैं. जरूरी नहीं. हाँ, laying birds हैं. तुम शुतुरमुर्ग का भी अंडा खा सकते हो, कबूतर का भी खा सकते हो. Birds, ठीक है, for purpose of getting eggs. जबकि ये किस लिए हैं? It is, these are maintained for getting meat. सेकेंड देखें कि they produce at the age of 20 weeks. These produce egg 4 महीने में at the age of 20 weeks. ये अब 4.5 महीने में देने लगेंगे.
अगर 4 हफ्ते का एक महीना है तो 5 महीने देंगे। सो दे आर केप्ट फॉर लेयर पीरियड डिपेंडिंग अपॉन, तो दे आर केप्ट 20 वीक्स है, केप्ट फॉर लेयर पीरियड, और 500 दिनों तक देते रहेंगे। एंड लेइंग पीरियड इज 500 डेज। मतलब आप ये देखो 140 दिन में देने लगे, 20 कितना होता है, 20 into 7 करो, 140 डेज में देने लगे और 500 दिनों तक दिया। एंड लेइंग पीरियड कितने दिन का होगा, फिर वापस ब्रीड करना इज फॉर अबाउट, ऐसा नहीं है, 500 डेज। ये जब उनका प्यूबर्टी शुरू होगा तो वो उनकी मीनार्की है, और जब लास्ट तक देती है तो वो मीना पॉज है, फिर उसके बाद वो मेनापॉज के बाद नहीं देगी, फिर आप उसका कुछ भी करो। 500 डेज, तो मीनार्की टू मेनापॉज, दैट इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टू ऑफसेट ऑफ प्यूबर्टी तक देंगे। अब इसमें क्या है, ये 6 to 7 वीक्स में तैयार हो जाते हैं, मीट के लिए भेज दिए जाते हैं। These are ready for meat production within 6 to 7 weeks. अच्छा, they require enough space and adequate lighting. इनको लाइट ज्यादा चाहिए, इनको कहो भैया सोते रहो मोटे होते रहो, सोगे तो मोटे हो गए और मोटे हो गए तो मीट मिलेगा, और इनको जगा के रखो। सो इनको दीज रिक्वायर एडिक्वेट लाइटनिंग, तो रोशनी इनको देना चाहिए, एंड इनफ स्पेस। ऐसा कोई कष्ट उसमें नहीं है। आप देखें ब्रॉयलर कैसे लाए जाते हैं पिंजरों में, भर भर के लाते हैं कि नहीं, तो दे रिक्वायर कंडीशन टू ग्रो फास्ट एंड लो मोर्टेलिटी। इनकी कम मृत्यु दर होनी चाहिए, बस मरे नहीं, बाजार तक 7 हफ्ते तक मरे ना। दीज रिक्वायर लो मोर्टेलिटी रेट, एंड फास्ट ग्रोथ। फास्ट ग्रोथ कैसे हो सकती है, सोते समय हम लोग ज्यादा बढ़ते हैं। So they require restricted and calculated feed with vitamins, mineral and micronutrients. So these require calculated and balanced diet. क्योंकि अंडे में ये सब चाहिए, with micronutrients and vitamins. Micronutrients भी देना है, and विटामिन, जबकि उसमें क्या है, इनमें रिच इन प्रोटीन होना चाहिए। खूब प्रोटीन दो, प्रोटीन का मतलब है बढ़ने के लिए जरूरी, प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए होता है। सो देयर डाइट शुड बी रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन हो, एंड विटामिन ए एंड के, जो बोन्स के लिए जरूरी है। तो फैट भी देना है खूब, इनमें बड़ा प्रोटीन एंड फैट, along with विटामिन ए एंड के, जो कि अच्छा दिखने के लिए चाहिए। के विटामिन होता है, विटामिन के, तो इन सबसे क्या है कि स्किन बहुत अच्छी दिखेगी उसकी, अच्छा। ए आंखों के लिए, तो ए पता नहीं किसी जगह, के तो होता है कि स्किन के लिए। इतना ही रखिए।